स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का ऐसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव हो चुकी है और आप लोगों को अभी तक एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जैक बोर्ड ने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन आप लोगों को यह भी पता नहीं है अभी तक कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव, किस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले के एग्जाम में ये पहले जैक बोर्ड बता दिया करते थे, लेकिन इस बार नहीं बताया, तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इस बार हाई होने वाले हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो काफी सालों से कॉमन बनते आ रहे हैं। सर कॉमन का मतलब क्या होता है कि मतलब हर साल वो क्वेश्चन जो है रिपीटेड किए जाते हैं। और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं और वो भी बेस्ट एक्सप्लेन के साथ। और उम्मीद है इस बात की अगर आप अच्छी तरह से क्लास को देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस से आपको प्यार हो जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आप में से कोई सा स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं सर मैं कुछ नहीं तैयारी किया हूं, या आपको डर लग रहा होगा या अंदर से खुद कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा है कि सर मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हूं पर हमें यह नहीं पता कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगी, डरने की आवश्यकता नहीं। अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों को प्रतिदिन क्लासेस दिए जा रहे हैं, वो भी फुल्ली का फुल्ली सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहां पे आप लोगों का प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट बनती है मेरे प्यारे पता है क्या, सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 5 सेट, सब्जेक्टिव में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन 6 लेक्चर को और ऑब्जेक्टिव का 5 सेट को, जिसमें एक सेट में 40 क्वेश्चन देगा, अगर अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से और क्वेश्चन को आप लोग कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और बेहतरीन तरीके से पहले क्लास को समझना है, फिर आप लोगों को लिखना है, फिर आपके माइंड में पूरी सेटअप कर दूंगी। इस गारंटी इस छोटे से भाई की है। पर हाँ, वीडियो के देखते समय स्किप ना करे भाई, नहीं तो फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास पंचशील समझौता क्या है। पहला क्लास में आपसे पूछे गए हैं कि पंचशील समझौता क्या था। देखिए पंचशील समझौता क्या है अभी जस्ट मैं डिस्कस करवा रहा हूं। आज के बाद अब चाह कर भी अपने माइंड से आप निकाल नहीं पाएंगे, लिखने का समय नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा समझिए कि फाइनल एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम टपाटप लिखते रहेंगे, हम इधर उधर कभी देखेंगे नहीं। चलिए आंसर को देखते हैं। सर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको दिखने में सुविधा महसूस हो। चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहां के? भारत के प्रधानमंत्री। अभी मैं डिस्कस करवा रहा हूं पंचशील समझौता, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे भारत और चीन के बीच में। क्या क्या सिद्धांत था वो भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। मतलब जब हमारे आजाद हुई थी उस समय भारत का कोई अगर सबसे पड़ोसी वाला देश था, संबंध प्यारा वाला देश था, वो था चीन। आज हमारे दुश्मन बन गए इसलिए क्योंकि वो चीन ने ही आज तिब्बत को कब्जा करके कह रहे हैं ये हमारा है, जबकि वो भारत का है, हम लोगों का है। ठीक है, खैर उधर की बात है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश आजाद हुई थी उस समय चाहते थे कि हम चीन के साथ अच्छा संबंध बना के रखेंगे और हमारे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी इस तरह से। ठीक है, समझिएगा। बनाने की आपकी पहल की, मतलब वो सोचने लगा, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1949 में चीन क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देश में से एक था। आप सभी को पता है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा कम्युनिस्ट सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी, ये कहाँ की पार्टी है? तो चीन की पार्टी है। ये एक ऐसा पार्टी है जो पूरे विश्व में भारत के अकेला देश था जिसने पहला देश में था कौन? मान्यता देने वाला कि हम लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे मैंने मुद्दा आपका यहां से निकल कर आए थे। क्लास को समझिए, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। 19 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रमुख चाओ एन लाइ के बीच 5 बातों पर द्विपक्षीय समझौता हुई थी। पूरा डेट याद रखिएगा, एक बार याद रखिएगा, पूरा डेट याद रखना। डेट 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाइ के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसमें 5 बातें रखा गया।
क्या क्या बातें था, अरे आगाज करते हैं हम लोग। पहला बात था हमारा तौर, पहला बात हो तो रे की पहला बात हो तो समझिए हमारा बतवा। कौन कह रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रख चावल लाई से कह रहा था एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करबे। अरे हम ना एक दूसरे के विरुद्ध हम आक्रमण नहीं करबे। आक्रमण के हम तोहनी के बतवाए वो आक्रमण नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है क्या कि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पहला सिद्धांत, अरे पहला सिद्धांत लिख दिए, हस्तक्षेप करो रे, हस्तक्षेप करो रे। वो हस्तक्षेप बेचारा कर दिया, दोनों ने हस्तक्षेप कर दिया कि ना तुम हमारे देश पर आक्रमण करेगा, मैं आपके देश में जाकर आक्रमण करूंगा। पहला शर्त मंजूर है ना? हाँ भाई शर्त मंजूर। चलिए आज दूसरा पॉइंट क्या है? चलिए दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करेंगे। और दूसरा कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू चावल दूसरा बात कह रहे बाबू देखो देखिए सर, दूसरा बात हम लोग का ये होना चाहिए कि हम लोग आंतरिक मामले में हमारे देश के अंदर में क्या हो रहे हैं ये आप आकर नहीं देखेंगे, ये आपके देश में क्या हो रहा है हमारे देश के लोग जाके वहां नहीं देखेंगे। ये दोनों बात पर सहमत है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हाँ भाई बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप, चावल लाई बोल अच्छा बात है, सही बात है, चलिए साइन करते हैं। तो दोनों ने फिर से साइन कर दिया। पहला कि हम लोग कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा आंतरिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉइंट 2 समझ में आएगा तो क्लास पर एक बार लाइक करना ना भूलिएगा। पॉइंट 3 एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे। एक दूसरे के कल्चरल को हम लोग, संस्कृति को हम लोग आदर करेंगे। जैसे यहाँ की संस्कृति है, जब भी राष्ट्रगान होता है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब भी राष्ट्रगान होता है सब व्यक्ति एकदम इस तरह स्ट्रेट खड़े होते हैं और वो भी राष्ट्रगान, चाहे आप कहीं पे क्यों ना जा रहे खड़ा होकर वो भी राष्ट्रगान गाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। ठीक इस तरह से जैसे भारत का बहुत सारा संस्कृति है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग संस्कृति है, तो यहाँ के लोग, चीन के लोग यहाँ के संस्कृति को सम्मान करेंगे, चीन के संस्कृति को भारत के लोग सम्मान करेंगे। डन है? इस बात पे डन है ना? अरे भाई रेडी है ना? लोगों ने कहा रेडी है ना? हाँ। चावल ने कहा कि हाँ हम भी रेडी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप भी रेडी है? बोला हाँ। चलिए इसमें भी हस्तक्षेप कर दिया है, इसमें भी सिग्नेचर कीजिए जल्दी से, तब हम चौथा पॉइंट बताएंगे। अच्छा सिग्नेचर कर दिया। पहला झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरा आंतरिक मामले में कभी भी हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा अखंडता को हम लोग बनाए रखेंगे। चलिए तीनों बात में सहमत हो गए ना? आप आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट की क्या था कि समानता और परस्पर मित्रता की भावना और समानता, हमेशा समानता बनाए रखेंगे। हमेशा हम दोनों मतलब चीन और भारत हमेशा समानता बनाए रखेंगे और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे। और परस्पर जिस तरह से एक फ्रेंड का भावना होती है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास कोई मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा फ्रेंड का फर्ज है कि हमें उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा। तो ये चौथा पॉइंट था, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे। और शांतिपूर्ण से कोई भी झमेला होगी तो शांतिपूर्ण से हम लोग सह अस्तित्व करेंगे। इस समझौते को पांचवी समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लास कैसा लगा जल्दी से बताइए। क्या आज के बाद कभी भी आए पांचवी समझौता के बारे में कि आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता है? 29 अप्रैल 1954 भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पंचशील समझौता कहेंगे। इसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे। पहला सिद्धांत था हम लोग का कि एक दूसरे पर कभी भी हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। पॉइंट 2 किसी भी देश के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉइंट 3 में बताया गया कि अखंडता को बनाए रखेंगे। पॉइंट 4 में बताया गया समानता और पारस्परिक मित्रता बनाए रखेंगे और मित्रता की भावना को हम लोग बनाए रखेंगे। पॉइंट 5 शांतिपूर्ण से अस्तित्व करेंगे और शांतिपूर्ण से सह अस्तित्व करेंगे। क्लास अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को, अपने बंधुगण को, अगर समझ में आ गया तो। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप एक ही क्वेश्चन को इतना बार क्यों बता रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी जल्दी। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि क्लास के देखने के बाद आपको लिखने की आदत जैसे ना पड़े, क्योंकि लिखने का समय नहीं है इतना बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना माइंड में घुसाने के लिए। अब आते हैं सर हम लोग हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है, विश्व का हरित क्रांति। लेकिन भारत का हरित क्रांति के जनक कहा जाए स्वामीनाथन जी है। कौन है? स्वामीनाथन जी। दोनों क्वेश्चन, विश्व का हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बोरलॉग, भारत का हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, याद रखिएगा ना। चलिए क्लास पे आते हैं। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कारक को बताना है। हरित क्रांति सबसे पहले देखते हैं हम लोग हरित क्रांति है क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी।
हड़प आप सभी को पता है जब हमारे देश आजाद हुई थी 1947 में, 1950 में लागू हुई थी, उस समय एक योजना चला था पंचवर्षीय योजना। आप सभी को अच्छी तरह से पता है 1956 से 1956 तक, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। फिर एक हुआ था 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966, इस तरह से हुआ है, आप सभी को पता है। इसी समय ना पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब देखिए कृषि और उद्योग दोनों पर जोर देने लगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे बीज का, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाए, बनाया जाए, मंगाया जाए, जिससे फसल में पैदावार अधिक हो। उसी को हरित क्रांति कहते हैं, समझिएगा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी, जिसके अंतर्गत अपने देश की खेती में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नई कीटनाशक छिड़ाव, हम लोग बोलते हैं डीएपी मारो, यूरिया मारो, बोलते हैं ना हम लोग खेत में जाके, तो वही है नई कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, अनाजों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति का कारण कहा जाता है, मतलब इसे हरित क्रांति कहा जाता है। अनाजों में वृद्धि हुई, नए नए कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, अच्छे अच्छे बीजों का उत्पादन किया गया, ऐसे हमारे फसल में अच्छी तरह से पैदावार हुई और पहले की तुलना में अच्छा फसल भी हुआ। ये हम लोगों का हरित क्रांति के बारे में छोटा सा डिफिनेशन था। अब आते हैं सर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव क्या आती है इसमें, पहला निकल के कि हरित क्रांति में धनी किसान और बड़े भूमि स्वामी को सबसे ज्यादा फसल फायदा हुआ। इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था, इसको गौर कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गौर फरमाए हुजूर। हरित क्रांति में धनी किसान, जो रिच फार्मर थे ना, बड़े बड़े किसान और बड़े भूस्वामी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्यों सर, ऐसा क्या बात है? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, बहुत ज्यादा पैसा था, उस पैसा से वो अच्छे अच्छे कीटनाशक, अच्छे अच्छे बीज का प्रयोग करके फसल का पैदावार को और ऊंचा स्थान पर पहुंचा दिया। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्य उत्पादन उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। ज्यादातर जो है उस समय गेहूं के पैदावार को जो है ज्यादा ध्यान दिया गया था। पहला पॉइंट नंबर 2, ये हमें बता रहा हूं सकारात्मक, अभी नेगेटिव भी बताऊंगा, फैशन से रखिए, सारा चीज बताऊंगा मेरे शेर और शेरनियों, बस आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। पॉइंट 2, हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गई। हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होगी। अब हमें दूसरे देश से गेहूं मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अच्छे अच्छे बीज है, हम अच्छी फसल का उत्पादन करेंगे। इसके लिए हमारे पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे पास कीटनाशक अच्छे, अगर कोई कीड़ा लग जाते तो हम अच्छी तरह से कीटनाशक के प्रयोग से उस कीड़े को हम मार डालेंगे और हमारे फसल का उत्पादन अच्छी तरह से हो जाएगा। डन। पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव क्या था कि धनी किसान जो होते थे और बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे वह क्या करते थे, ज्यादा पैदावार हुआ, ज्यादा गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्य उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। पॉइंट 2, हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में से आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, पॉइंट आते सर अब नेगेटिव थॉट क्या था हम लोग का। देखिए समझ में आना जरूरी है, सिर्फ आप सोचेंगे ना, ये क्वेश्चन तो हम पहले से ही हमको पता है, रट्टा लगा लिया, अच्छी बात है, लेकिन समझने के बाद जो लिखने का मजा है ना, वो बिल्कुल रट्टा लगाने के बाद नहीं है। इसको भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देना फिर आपको नहीं समझ में आएगा, समझिएगा। ठीक है, पॉइंट 1 नेगेटिव में आते हैं सर हम लोग। कृषि क्षेत्र के मशीनरी से रोजगार के अवसर में कमी हुई। अब क्या हुआ कि पहले हम लोग हल से जुताई करते थे, अब हरित क्रांति के कारण लोग गाड़ी से जुताई कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, याद रखिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि पहले 10 लोग जो है हल जोतते थे, अब एक ही गाड़ी जो पूरे खेत को जोत दे रहे। तो एक आदमी, पहले 10 आदमी थे, पहले एक आदमी थे। इस तरह से रोजी रोजगार में कमी हुई किसका, जो मजदूर लोग थे। ठीक है, यहां पे वही कह रहे कि किसी कृषि क्षेत्र के मशीनी से रोजगार के अवसर में कमी हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार फैली। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले मान लेते धान काटना था, हम लोग को धान काटने के लिए 10 को आदमी लगाते थे, अब एक ऐसा मशीन निकाल दिया कि एक ही व्यक्ति तुरंत आधा घंटा में पूरा खेत को साफ कर दिया। तो इस तरह से रोजगार के अवसर में क्या हुई, कमी हुई है। जनसंख्या का शहरों के और पलायन हुआ, और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे रोजी रोजगार नहीं है, वो कहाँ पे चले गए, तो वो चले गए अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर चले गए। कहाँ पे, शहर की ओर चले गए। गरीबी और भूमिहीन किसान का शोषण और दमन हुआ, जिसे देश में नक्सली आंदोलन का बल मिला। यह है हमारा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो है आज से नहीं, कई सालों से ये दोनों ही क्वेश्चन
बार बार पूछे जाते थे। इसलिए दोनों ही क्वेश्चन को एकदम कान खोल के बेहतरीन तरीके से एकदम याद रखना है। इसको दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेना है। पहला पंचशील समझौता, दूसरा था आप लोगों का क्या, तो दूसरा था हम लोगों का हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, हरित क्रांति का नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं के बारे में विवेचना करना है। अब आते हैं श्वेत क्रांति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति हम लोगों से अगर हमसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, तो हम लोग इजीली से बताएंगे कि हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद, हरित क्रांति के बाद ये लागू हुआ था, पहला याद रखना है। हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड की क्या किए, शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, श्वेत क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। समझिए फिर से, हरित क्रांति, जब भी श्वेत क्रांति की बात आए, दुग्ध उत्पादन से संबंध है। कई बार पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध उत्पादन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए ना कि हरित क्रांति की भारी सफलता के बाद, जब हरित क्रांति की सफलता हो गई, उसके बाद हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता था। और सबसे ज्यादा अगर दूध का कोई उत्पादन होता है तो वो है यूपी में। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है कहां पे, यूपी में। और अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर वो संबंधित हो गए दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन के बढ़ावा देना ये कब शुरू किया गया था, हरित क्रांति के सफल, जब हम लोग हरित क्रांति कर रहे थे। हरित क्रांति के सफल के प्रयोग के बाद हमें देखने को मिला कि हाँ, अब हम लोगों को किसके बारे में करना चाहिए, तो याद रखिएगा हम लोगों को करना चाहिए, अब दूध उत्पादन को बढ़ाना देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पे सफल हो गए हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए दूध उत्पादन में। तो यहाँ पे दूध उत्पादन का संबंध याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। 3 क्वेश्चन में बताया। कामराज योजना का क्या उद्देश्य था, याद रखिएगा, के कामराज जी के नाम से ही ये कामराज योजना बनाया गया था। इसका क्वेश्चन यहाँ जो इतना छोटा सा देख रहे हैं ना, इसका आंसर इतना छोटा नहीं होगा, इसका आंसर लॉन्ग से होगा, लेकिन मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग क्लास तो आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे, अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसा लगा होगा।